नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बीजेपी के संपर्क में हैं और अभी पिछले कई दिनों से हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दिल्ली में हैं और बुधवार को उनके रांची लौटने की संभावना है। सवाल है, क्या दिल्ली में कुछ राजनीतिक खिचड़ी पक रही है? क्या झारखंड की राजनीति में खेला होने जा रहा है? ये हम नहीं कह रहे, बल्कि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है, जिससे झारखंड में राजनीतिक फेरबदल के संकेत मिल रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीएम हेमंत सोरेन बीजेपी नेताओं के संपर्क में बताए जा रहे हैं। अभी पिछले कई दिन से हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दिल्ली में हैं और बुधवार को उनके रांची लौटने की संभावना है। इस तरह की सुगबुगाहट पर जब न्यूज 18 ने बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव से संपर्क किया तो उन्होंने हेमंत सोरेन से किसी भी नजदीकी को नकारा और साफ कह दिया कि दोनों के साथ आने की कोई संभावना नहीं है। दूसरी ओर जेएमएम ने भी सोशल साइट एक्स पर अपने ऑफिशियल हैंडल से लिखा, झारखंड झुकेगा नहीं। कांग्रेस का भी यही कहना है, गठबंधन में सब कुछ ठीक है और सभी विधायक एकजुट हैं। इस तरह की कोई कहीं बात नहीं है। हमारे गठबंधन के सभी विधायक एकजुट हैं, एक साथ हैं। कल परसों हमारे विधायक दल की बैठक है, हमारे गठबंधन दल के विधायकों की बैठक है। आप देखेंगे कौन आए नहीं आए। यानी तीनों ही पक्ष झारखंड में किसी भी तरह के खेला को नकार रहे हैं, लेकिन जैसा कि हर कोई जानता है, राजनीति संभावनाओं का खेल है और कब क्या हो जाए कोई कह नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक झारखंड सरकार में एनडीए की एंट्री हो सकती है। हालांकि इसे लेकर जेएमएम और बीजेपी फिलहाल अपने अपने पत्ते नहीं खोल रही है। जेएमएम का कहना है कि इस तरह की संभावना फिलहाल नहीं बन रही। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे की माने तो महागठबंधन की सरकार अपना टर्म पूरा करेगी। वहीं बीजेपी का कहना है कि बीजेपी और जेएमएम दो धुरी है, जिसका मिलना संभव नहीं। जहां एक तरफ बीजेपी खुद को राष्ट्रवादी बताती है, तो वहीं जेएमएम पर तुष्टीकरण करने का आरोप लगाती हुई नजर आई। चर्चाएं बेबुनियाद चर्चा है, कहीं कोई दूर दूर तक संभावनाएं नजर नहीं आती हैं। अब राजनीति है, कुछ से कुछ लोग बोल जाते हैं। मुझे लगता है यह सरकार, गठबंधन की सरकार, अपना कार्यकाल पूरा करेगी। अब फिलहाल कोई संभावना नहीं। झारखंड मुक्ति मोर्चा तुष्टीकरण में विश्वास करता है। हम स्वच्छ राजनीति में विश्वास करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए भ्रष्टाचार एक संस्थागत हथियार बन गया है। हम बात करते हैं सबका साथ सबका विकास की, वो सिर्फ अल्पसंख्यकों को आगे करने की बात करता है। हम बात करते हैं रोजगार देने की, वो लोगों से रोजगार छीनता है। तो हम नदी नहीं, हम समुद्र के दो ऐसे किनारे हैं जिनका मेल संभव नहीं है साहब। और भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में यहाँ पर इस सरकार को आईना दिखाने का काम करती रहेगी। दूर दूर तक ऐसी कोई संभावनाएं नहीं है। रांची से बड़ी खबर है। सुखदेव नगर में युवक की मौत का मामला सामने आया। सुखदेव नगर थाना के मुंशी थानेदार निलंबित किए गए हैं। आईजी एसएसपी की जांच के बाद कार्रवाई हुई है। रिश्वत लेने, प्रताड़ना का आरोप है। मृतक के परिजन ने यह आरोप लगाया था। थाना प्रभारी अशोक कुमार, मुंशी परशुराम निलंबित। शादी से पहले युवक ने खुदकुशी की थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां बड़ी कार्रवाई करते हुए आईजी और एसएसपी पर कार्रवाई हुई है। रिश्वत लेने का आरोप दोनों पर लगा है। रांची में ईडी की दबिश चार्टर्ड अकाउंटेंट नरेश केजरीवाल के ठिकानों पर हुई। करीब 900 करोड़ के संदिग्ध लेन देन और शेल कंपनियों में रखने के आरोप में देश भर के 15 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। झारखंड में पहली बार FEMA यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत हो रही छापेमारी में बड़े खुलासे की उम्मीद है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। रांची में फिर एक बार केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की दबिश दिखी। इस बार ईडी की कार्रवाई रांची के चार्टर्ड अकाउंटेंट नरेश केजरीवाल के ठिकानों पर हुई। तमाम कागजात खंगाले गए। करीब 900 करोड़ के संदिग्ध लेन देन की जांच को लेकर नरेश केजरीवाल और उनके करीबी ईडी की रडार पर आए हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के फेमा की धारा 37 के तहत नरेश केजरीवाल पर ईडी की दबिश रांची के साथ ही मुंबई, सूरत और कोलकाता में भी चली। कि एक साथ रांची के जो सीए हैं नरेश कुमार केजरीवाल, उनके तमाम आवासीय और उनके जो कह सकते हैं कि जो उनका कार्यालय है, तमाम ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है। और जो पूरा मामला जो आ रहा है वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला आ रहा है, जिसमें बड़े पैमाने पर हवाला का पैसा इधर से उधर किया गया था। अब जरा आप ये भी जान लीजिए कि आखिर कौन है ये नरेश केजरीवाल। नरेश केजरीवाल एक बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। कई कंपनियों को वित्तीय सलाह देते हैं। बिजनेस और राजनीति में जाना माना नाम है। साथ ही बड़े राजनीतिक परिवारों से संबंध की भी बात सामने आ रही है। अब आपको बता दें कि आखिर 900 करोड़ का ये खेल आखिर है क्या। आयकर विभाग की जांच में कई खुलासे हुए हैं। नरेश का यूएई, अमेरिका और नाइजीरिया कनेक्शन सामने आया है। तीनों देशों में कई अघोषित विदेशी शेल कंपनियां हैं जिनका संचालन भारत से ही होता था। इन कंपनियों में 900 करोड़ से ज्यादा की राशि जमा है, जिसका कोई वैध हिसाब नहीं है। शेल कंपनियों से 1500 करोड़ भारत भेजने का दावा किया जा रहा है। विदेशी संपत्ति का सरकारी कागजात में जिक्र नहीं है में, बल्कि यूएई, अमेरिका सहित कई देशों में इनके संबंध है और यहाँ से पैसे जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के माध्यम से बाहर भी गए हैं, जिसमें कि हवाला का भी इस्तेमाल हुआ है। इन तमाम चीज़ों को लेकर तमाम तथ्यों को खंगाला जा रहा है। अब देखना होगा कि किस तरह से इस पूरे कार्रवाई के बाद ईडी को अहम जानकारियां मिलती हैं और कौन कौन से लोग ईडी के रडार पर आते हैं। झारखंड में ईडी की दबिश पर सियासी गलियारे में भी सरगर्मी देखी गई। जेएमएम ने ईडी की कार्रवाई से पल्ला झाड़ लिया तो बीजेपी ने कहा झारखंड में भ्रष्टाचार की जड़ काफी मजबूत हो गई है। शेल कंपनी बनाकर विदेश में पैसा पहुंचा रहे रसूखदारों पर ईडी नकेल कस रही है। ईडी स्वतंत्र है, केंद्रीय एजेंसी है और वैसे इनपुट आते हैं तो कार्रवाई होनी भी चाहिए। अब देखिए कहाँ पर कार्रवाई है, किन ठिकानों पर कार्रवाई है, क्या कुछ मिलता है, ये सब अब देखने की जरूरत है। झारखंड में एक परंपरा सी हो गई है कि यहाँ की जनता तो गरीब है, लेकिन रसूखदार जो है, सत्ता के करीबी लोग हैं, वो इतने अमीर हो गए साहब कि विदेशों में उनका पैसा पार्क होता है। झारखंड में फेमा के तहत ईडी की ये पहली छापेमारी बताई जा रही है। अभी तक 900 करोड़ से ज्यादा की रकम विदेश में शेल कंपनियों के जरिए खाते में जमा कराने का खुलासा हुआ है। देखना होगा 15 से ज्यादा ठिकानों पर चल रही छापेमारी में और क्या कुछ खुलासे होते हैं और नरेश केजरीवाल के साथ और कौन बड़ी मछलियां जांच एजेंसी के जाल में फंसती हैं। न्यूज 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा और निरंजन सिंह के साथ ओम प्रकाश की रिपोर्ट। सीए नरेश केजरीवाल और उससे जुड़े लोगों के ठिकानों पर अब भी छापेमारी जारी है। छापेमारी में 65 लाख रुपए नकद और 55 लाख रुपए के जेवरात मिलने की सूचना है। साथ ही हवाला के सहारे पैसों को विदेश भेजने से संबंधित साक्ष्य भी मिल गए हैं। मामले में जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक गिरधर केजरीवाल के ठिकानों से 30 लाख रुपए नगद, अजय केजरीवाल के ठिकानों से 10 लाख रुपए और इंदर केजरीवाल के ठिकानों से 25 लाख रुपए नगद और इंदर केजरीवाल के ठिकानों से 55 लाख रुपए के सोना चांदी के सिक्के भी मिले हैं। मामले की जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। झारखंड में एक बार फिर ईडी की दबिश देखने को मिल रही है। इस बार जो ईडी की दबिश देखने को मिल रही है वो नरेश केजरीवाल जो पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनके ठिकानों पर ईडी की दबिश जो है वो दी जा रही है। खासतौर से बात करें तो ईडी के द्वारा जो कार्रवाई की गई है उसमें कई अहम जानकारियां जो हैं वो बरामद हुई है। कुछ कैश और जो जेवरात हैं वो भी बरामद किए गए हैं। पूरे मामले में अब तक जो छानबीन में ये बातें छनकर सामने आई हैं कि 65 लाख के आसपास नगद और करीब 50 लाख से ऊपर के जेवरात जो हैं वो बरामद हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इस पूरे नेक्सस में जो फेमा के तहत जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो है
वो जानकारियां मिली थी कि जिसमें कि हवाला के जरिए जो पैसे हैं वो विदेश भेजे गए थे। शेल कंपनियों के माध्यम से ये पूरा खेल जो है वो चल रहा था, ऑपरेट हो रहा था। इन तमाम चीज़ों से जुड़े हुए कुछ अहम जानकारियां ज़रूर ईडी को मिली हैं। हालांकि इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान या फिर कहें कि आधिकारिक सूचना जो है वो साझा नहीं की गई है, लेकिन जो जानकारी है सोर्सेज के हवाले से उसमें ये बातें छनकर सामने आ रही कि इस रेड में ईडी को कई अहम दस्तावेज और कुछ डिजिटल गैजेट्स जिसमें कि अहम साक्ष्य मौजूद हैं वो तमाम चीज़ें मिली हैं, जिसका जो अध्ययन है वो ईडी के ऑफिसर्स के द्वारा किया जा रहा है। अब देखना होगा कि जब ये रेड कंडक्ट हो रही है और जब तक ये रेड खत्म हो गई उसके बाद क्या कुछ चीज़ें जो हैं वो सामने आ पाती हैं और इस रेड के बाद जो जानकारियां ईडी को मिलेंगी उसमें कौन कौन से लोग जो हैं वो ईडी के रडार पर आने वाले हैं। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। धनबाद में बंद माइनिंग आउटसोर्सिंग स्थल से जहरीली गैस और आग के रिसाव से लोगों में खौफ का माहौल दिख रहा है। लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है तो जान पर भी खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है। बीसीसीएल अधिकारी एक्शन मोड में दिख रहे हैं, लेकिन लोगों का खौफ कम होने का नाम नहीं ले रहा। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। कोयले की राजधानी धनबाद। यहाँ जमीन के नीचे कोयले का अंबार है तो भूमिगत आग भी खतरनाक है और इसी कोयले की खदान में लगी भूमिगत आग से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। बंद कोयला खदान से निकलता काला धुआं ये वो जहरीली गैस है जिसकी वजह से आसपास के लोगों को सांस लेने में कठिनाइयां हो रही है। ये इलाका है बीसीसीएल एरिया 4 के अंगार पथरा काटा पहाड़ी में संचालित बंद पड़े मां अंबे माइनिंग आउटसोर्सिंग स्थल, जहां लगातार काले घने और तीखे धुएं का गुबार उठ रहा है। लोगों को आशंका है कि यदि भूमिगत आग का दायरा और बढ़ा तो पूरा इलाका गंभीर खतरे में पड़ सकता है। अचानक से जमीन फट फट के आग निकल जा रहा है और यहाँ का हम लोग का सांस लेने में और रहने में भी डर पैदा हो गया है कि कहीं घर के पास से भी फट के निकल सकता है। पूरा नीचे से आग फैला हुआ है। लोगों की परेशानी को देखते हुए बीसीसीएल अधिकारी एक्टिव मोड में दिखे। मौके पर पहुंचकर खदान से गैस का रिसाव बंद करने में जुट गए। बचाव कार्य जारी है। बीसीसीएल अधिकारियों ने गैस रिसाव को सामान्य बताया है और इसमें किसी भी स्तर की लापरवाही से इनकार किया। कोयला सीम है तो स्वाभाविक है कि आग लगा है स्पॉन्टेनियस हीटिंग के लिए, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जितना संभव होगा हम लोग तुरंत कंट्रोल करने का। क्या लापरवाही है सर? कोई लापरवाही नहीं। बीसीसीएल लापरवाही क्यों करेगा? बीसीसीएल का काम ही है एक सुरक्षा देखना, आसपास के अड़ोस पड़ोस में जो आदमी है उसका सुरक्षा देखना, माइंस का सुरक्षा देखना। भूमिगत आग और उससे निकलता धुआं धनबाद के लिए कोई नई बात नहीं दिखती। बंद खदान से लगातार निकल रहा जहरीला धुआं लोगों की जान को आफत में डाल रहा है। जरूरत है भूमिगत आग और जहरीले धुएं पर समय रहते लगाम लगाने की, ताकि लोग साफ हवा में सांस ले सकें, साथ ही भू धसान से होने वाले खतरे से भी बच सकें। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। राजधानी रांची के धुर्वा थाना क्षेत्र में अरशद अंसारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इस मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये बात सामने आई है कि मामूली विवाद और गाली गलौज के बाद मृतक के दोस्त तौसीफ ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। आरोपी ने हत्या के बाद देसी कट्टे को धुर्वा डैम में फेंक दिया था, जिसे बाद में बरामद कर लिया गया। इस मामले में शामिल बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। बीमारी चली है उसमें जो कांड के जो मुख्य अभियुक्त हैं तौसीफ अंसारी, जो इनके काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे और साथ में पेंट और पुट्टी का काम भी करते थे, उनको गिरफ्तार किया गया। फिर उनके द्वारा स्वीकार किया गया कि हाँ, जब वो आग तप रहे थे उसी टाइम पर ही उनकी आपस में बहस हुई थी किसी बात को लेकर, और संभवतः है जो मृतक हैं वो नशे में थे। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गाली गलौज किया था। उनके अनुसार जो अभियुक्त हैं उनके अनुसार उन्होंने बताया कि ये मेरे साथ काफ़ी गाली गलौज कर रहा था, मेरी मदर को और मेरे बच्चों को मारने की धमकी दे रहा था और ये सब बोल रहा था। इनकी कुछ आपस में बहस और लड़ाई हो रही थी। सिमडेगा से बड़ी खबर है। होमगार्ड ऑफिस का मुंशी गिरफ्तार किया गया है। घूस लेते हुए श्याम प्रसाद गुप्ता पकड़ाया है। एसीबी की टीम ने रंगे हाथ पकड़ा है। ड्यूटी कमान के नाम पर घूस का आरोप। रांची से आई एसीबी की टीम ने पकड़ा है। 5,000 रुपए घूस लेते मुंशी को पकड़ा गया है।
तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुंशी श्याम प्रसाद गुप्ता पकड़ाया है। एसीबी की टीम ने रंगे हाथ घूस लेते पकड़ा है। गिरिडीह से बड़ी खबर मिल रही है। झगरी इलाके में एक व्यक्ति को गोली मारी गई। घायल का नाम खुर्शीद अंसारी बताया जा रहा है। 2 गोली मारी गई है, एक गोली पेट में लगी। बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर किया गया है। मोहल्ले के 3 युवकों ने ही फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है। गिरिडीह से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। रामगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पलामू एक्सप्रेस से अवैध विदेशी शराब जब्त की गई है। बड़काकाना से पटना जा रही थी ट्रेन। S1 कोच के टॉयलेट से शराब को जब्त किया गया है। 22,500 ml विदेशी शराब जब्त हुआ है। बिहार के 2 शराब तस्कर भी पकड़ाए हैं। बिहार में शराब खपाने की योजना दोनों तस्कर की थी, लेकिन उससे पहले ही इसे जब्त करके तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर धनबाद से है, जहां BCL माइनिंग स्थल के पास घरों को खाली कराने CIMF पुलिस के साथ अधिकारी पहुंचे। इस दौरान घरों को ध्वस्त किया गया। बेघर हुए लोगों ने बिना बसाए प्रशासन पर घर तोड़ने का आरोप लगाया, साथ ही आवास देने की भी मांग की। तेतुलमारी थाना अंतर्गत पांडेडी 6 नंबर बस्ती में वेस्ट मोदीडी कोलियरी में कार्रवाई की गई। गिरिडीह से बड़ी खबर मिल रही है, जहां बुधुडी बाजार में दुकान में बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। दुकान की छत काटकर अंदर चोर घुस गए थे और 15 लाख रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ किया है, जिसमें 5 किलो चांदी, 80 ग्राम सोना की चोरी की खबर है। कांसा पीतल के बर्तन, कैश की चोरी की गई। CCTV कैमरे से अब पुलिस की टीम सुराग लगाने में जुटी हुई है। तो दुकान का शटर ठीक था, लेकिन जब अंदर घुसे तो देखते हैं अलमारी मेरा टूटा हुआ है, अलमारी का गेट, और एल्वेस्टर फाड़ के घुसा हुआ थे चोर और सारा सामान मेरा तोड़ के निकाल लिया। लोहरदगा में बीजेपी के जन जागरण अभियान की शुरुआत हुई। हर घर स्वदेशी की तर्ज पर अभियान शुरू किया गया, जिसमें झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी शामिल हुए। बाबूलाल मरांडी ने लोगों से स्वदेशी सामानों के उपयोग की अपील की। साथ ही अपर बाजार में जनसंपर्क चलाकर लोगों और दुकानदारों से स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देते हुए देश को मजबूत बनाने की अपील की। हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी, अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तुओं को उपयोग करें। इस आह्वान के साथ ही हम सब लोग ये कार्यक्रम चल रहा है। हम अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें। जब स्वदेशी वस्तुओं को उपयोग करेंगे तो अपने देश में उद्योग धंधे भी फलेंगे फूलेंगे और देश के नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। जमशेदपुर में सदर अस्पताल कैंपस में एक और 100 बेड के अस्पताल का कल उद्घाटन होने जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी इसका उद्घाटन करेंगे। साथ ही राज्य के पहले सिलिकोसिस जांच केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे। सिविल सर्जन ने कहा कि सदर अस्पताल में पहले 100 बेड के अस्पताल से इसकी शुरुआत हुई थी और अब 100 बेड का एक और अस्पताल बन जाने से कोल्हान की जनता को लाभ मिलेगा। मंत्री साहब जबलपुर से डॉक्टर इरफान अंसारी वो इसको इनॉग्रेट करेंगे और ये साथ ही साथ यहाँ पर 100 बेड प्री फैब्रिकेटेड हॉस्पिटल बनने से ये होगा कि हम लोगों के पास यहाँ ऑलरेडी एक 100 बेड हॉस्पिटल है, सदर हॉस्पिटल, जो कि एवरी डे 150 से 180 मरीज हम लोग मतलब एक्स्ट्रा होना रहता। बट ये खुल जाने के बाद हम लोगों को सहूलत होगी कि ज़्यादा और लोगों को इलाज कर पाएंगे अच्छे से। झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रिम्स फिर से विवादों के साये में आ गया है। विवाद रिम्स परिसर के अंदर बजरंगबली मंदिर को लेकर उठ रहा है। दरअसल रिम्स प्रबंधन सुरक्षा को देखते हुए रिम्स के पुराने इमरजेंसी के बाहर गेट लगाने जा रही है और मंदिर को भी गेट के अंदर करने की तैयारी चल रही है। रिम्स प्रबंधन ने इस कदम का स्थानीय दुकानदार और मंदिर के लोगों ने विरोध किया है। वहीं रिम्स डायरेक्टर ने कहा कि गेट के बाहर बदमाशों का जमावड़ा लगा रहता है। इंटरव्यू के बाद मंदिर के चयनित पुजारी को सैलरी भी दी जाएगी। साथ ही मंदिर को मिले दान का उपयोग गरीब मरीज के इलाज में होगा। हॉस्पिटल तो चल ही नहीं रहा सही से। हाँ, तो तुम लोग का क्या कहना है? यही है कि बस बाउंड्री जो यहाँ से हो रहा है इसे घुमा के यहाँ पे करा जाए, बस और कुछ नहीं कहना है। नहीं, अगर मान लिया जाए कि रिम्स बोलेगा नहीं हम अंदर ही लेंगे, तब
अब सरकारी जगह में लड़ा जाएगा और क्या। फेथ की वजह से उस पर कुछ बोल नहीं पाते हैं। अब ये आप जानते हैं वहाँ ग्रीन कॉरिडोर है और वहाँ से बाइक चोरी हो रही हैं और वहाँ पे एक अड्डा बन गया है, जो ड्रग एडिक्ट और वो सब आके खड़े होते हैं। तो आप लोग अगर कहिए तो वो गेट ना बनवाएं। एक बार फिर से विवादों में है। विवाद इस वजह से क्योंकि रिम्स परिसर के अंदर के बजरंगबली मंदिर पर यह विवाद उठा है। रिम्स प्रबंधन ये कह रही है कि अब मंदिर में पुजारी भी रिम्स प्रबंधन लाएगी और इसके साथ साथ यहाँ जो दान पेटी में पैसे आएंगे वो भी रिम्स प्रबंधन रखेगी। ये विवाद इस वजह से क्योंकि रिम्स में सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये बाउंड्री वॉल कराए जा रहे हैं। रिम्स के डायरेक्टर ने कहा है कि ये बाउंड्री वॉल की जरूरत इस वजह से पड़ी है क्योंकि इस इलाके में कई ऐसे लोग हैं जो असामाजिक तत्व हैं और वो यहाँ पर बैठते हैं। हालांकि इस मंदिर को लेकर विवाद इस वजह से उत्पन्न हुआ है क्योंकि रिम्स प्रबंधन ने कहा है कि ये मंदिर एक तरीके से इंक्रोचमेंट का प्रयास है। रिम्स प्रबंधन इस मंदिर को रिम्स कैंपस के अंदर करना चाहती है। रिम्स का डायरेक्टर ने कहा कि भगवान के प्रति हमारी भी आस्था है, लेकिन हम इस मंदिर को बाहर नहीं रहने देंगे, हम इसे बाउंड्री वॉल के अंदर करेंगे। और स्थानीय दुकानदार और उसके साथ साथ जो पुरोहित है वो कह रहे हैं कि इस मंदिर को बाहर छोड़ दिया जाए। हालांकि रिम्स के डायरेक्टर ने स्पष्ट रूप से ये बात कहा है कि हाईकोर्ट का निर्देश है कि इंक्रोचमेंट को दूर कराया जाए और इस इंक्रोचमेंट को दूर कराने के लिए इस मंदिर को भी रिम्स कैंपस के अंदर किया जाएगा और इससे आने वाले सभी दान रिम्स के कोष में जाएंगे। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।